नमस्ते बच्चों, आज मैं आपके सामने 10वीं कक्षा की पहली कविता मातृभूमि पढ़ाऊंगी, जिसके कवि हैं भगवती चरण वर्मा। इस कविता को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एक संक्षिप्त में परिचय दूंगी कि इनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, इनकी उपन्यास कौन सी है आदि। ठीक है, इनका जन्म जो है 30 अगस्त 1903 में हुआ और जन्म स्थान उन्नाव जिले के सखीपुरा गांव में उनका जो है वहां पर जन्म हुआ था। पत्रिकाओं का संपादन किया उन्होंने, विचार और नव जीवन, ये 2 पत्रिकाओं का संपादन उन्होंने किया, विचार और नव जीवन। ठीक है, उपन्यास उन्होंने लिखे जो बहुत ही प्रसिद्ध हुई और उस पर जो है 2 फिल्में बनाई गई है और वो उपन्यास है चित्रलेखा। इसके अतिरिक्त उन्होंने और एक उपन्यास लिखी जो भूले बिखरे चित्र। इस उपन्यास से साहित्य अकादमी से पुरस्कृत किया है इस उपन्यास को। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है उन्होंने कहानियां लिखी, कविताएं लिखी, नाटक लिखे है। और इनका जो देहांत हुआ वो है 5 अक्टूबर सन 1981 में। ठीक है, अब ये तो था इनका संक्षिप्त परिचय। अब मैं ये बताऊं कि ये जो कविता उन्होंने लिखी है इसका उद्देश्य क्या था, आशय क्या था, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले उनका उद्देश्य था कि विद्यार्थियों के मन में देशभक्ति की भावनाओं को उजागर करना, देशभक्ति की भावना को उजागर करना, ये सबसे पहला उनका उद्देश्य था। ठीक है, और दूसरा उद्देश्य था कि मातृभूमि की सुंदरता की प्रशंसा करना। तो ये जो 2 उद्देश्य इनके कारण इन्होंने ये कविता लिखी है। ठीक है, अब मैं सबसे पहले पंक्ति पढ़ूंगी, फिर इसके जो कठिन शब्द है इसके अर्थ बताती चलूंगी, फिर इसको आगे इसके भावार्थ बताऊंगी। तो सबसे पहले पंक्ति ऐसी है, मातृभू सच बात प्रणाम, अमरों की जननी तुमको सच बात प्रणाम, मातृभू सच बात प्रणाम, तेरे उर में साइक गांधी बुद्ध और राम, मातृभू सच बात प्रणाम। तो यहाँ पर भू का अर्थ है धरती, सच का अर्थ है 100 बार, अमरों का अर्थ है जो कभी नहीं मरने वाला, जो अमर होता है, जो कभी नहीं मरता, मृत्यु। ठीक है, और जननी का अर्थ है जो जन्म देता है, अर्थात माँ जो है, माता या माँ है, ये जननी कहलाती है। तो अब यहाँ पे तेरे उर का अर्थ है हृदय। ठीक है, साइक का अर्थ है सोया हुआ या बचा हुआ। तो अब मैं इसका भावार्थ समझाती चलूं इस पहली पंक्ति का। यहाँ पर जो है कवि जो है कहते हैं, ओ मातृभूमि मैं तुझे 100 बार प्रणाम करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि तेरे तू जो है अमरों की जननी अर्थात इतने महान पुरुषों की तू जन्मदाता है, इतने महान पुरुषों को तूने जन्म दिया है, महान योद्धाओं को जन्म दिया है, तो उसके लिए मैं तुझे 100 बार प्रणाम करता हूँ। ठीक है, तेरे उर में अर्थ तेरे हृदय में जो है, तेरे आंगन में जो है गांधी बुद्ध और राम ऐसे महान पुरुष जो है बसे हुए हैं, तूने उन्हें जन्मा है, तो इसीलिए मैं तुझे 100 बार प्रणाम करता हूँ। तू जो है अमरों की माता है, तुमने ही इन महान व्यक्तियों को जन्मा है, इन महान योद्धाओं को जन्मा है, जिस पर हमें किस पर अभिमान है। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि मैं तुझे 100 बार प्रणाम करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर कवि कहते हैं कि तेरे हृदय में तो राम बुद्ध और गांधी बसे हैं, मगर मैं जहाँ तक समझती हूँ
आज भी जो है आधुनिक युग में और भी महान पुरुष इस धरती माँ पर जन्मे हैं। और हमारा जो है यहाँ पर मेरा विचार जो है, जो भूमि की मातृभूमि की रक्षा करता है या सेवा करता है, जिस सेवा और रक्षा के लिए वो अपने प्राण गंवाता है, उसे हम महान पुरुष कहेंगे। और या कुछ कार्य ऐसे करता है जिससे इस भूमि पे, इस भूमि पर जो है वो ये महान कार्य करके अपने आप को बलिदान देता है, तो वो भी एक महान व्यक्ति होता है। तो अब यहाँ पे जो है कभी यही कह रहे थे, मातृभूमि को 67 बार प्रणाम, तो तुम्हें ऐसे महान योद्धाओं को, ऐसे महान व्यक्तियों को जन्मा है। जैसे उन्होंने 3 नाम दिए हैं, गांधी, बुद्ध और राम। ठीक है, ये पहली पंक्ति में इतना भावार्थ है। अब जो दूसरी पंक्ति है, हरे भरे खेत सुहाने, हरे भरे हैं खेत सुहाने, फल फूलों से युक्त वन उपवन, तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन। मुक्त हस्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम, मातृभू 67 बार प्रणाम। अब यहाँ पे कठिन शब्द जो है उसके अर्थ बताती चलो। सुहाने का अर्थ है सुंदर, ठीक है। युद्ध का अर्थ है भरा हुआ। वन उपवन, वन का अर्थ है जंगल, और उपवन का अर्थ है बागीचा, गार्डन, ठीक है। व्यापक का अर्थ है ज्यादा, अधिक। मुक्त हस्त, मुक्त का अर्थ है खुले से हाथ, खुले हाथों से, ठीक है। हस्त का अर्थ है हाथ, तो खुले हाथों से। धाम का अर्थ है घर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं जो है इसका भावक समझाते चलो। यहाँ पर कवि कहते हैं, यहाँ पर जो है कवि प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया है उन्होंने यहाँ पर। तो प्रकृति की सुंदरता जो है 2 तरह से होती है। एक तो बाहरी होती है, अर्थात बाहर जो सुंदरता है उसके बारे में भी कहा है, और मातृभूमि के अंदर जो सुंदरता है, अर्थात उसके अंदर जो छुपे हुए जो वस्तुएं हैं उसके भी बारे में उन्होंने संक्षिप्त वर्णन किया है यहाँ पे। तो आप सबसे पहले हम बाहर की सुंदरता के बारे में देखेंगे, प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किस तरह किया है उन्होंने। तो वो कहते हैं, और मातृभूमि तेरे आंगन में कितने हरे भरे खेत लहरा रहे हैं, तेरे जो आंगन में जो है जो कितने हरे भरे खेत लहरा रहे हैं, और जो है हर तरफ चारों ओर हरियाली हरियाली है, जिससे सुंदरता, प्रकृति की सुंदरता जो है बढ़ गई है। हर तरफ फल फूलों और फल फूलों से वन उपवन जो है भरा हुआ है। तो ये जो प्रकृति की सुंदरता है वो फल और फूलों से भरी हुई है, वन और उपवन से भरी हुई है, हर तरफ हरियाली हरियाली है, जिससे प्रकृति की सुंदरता नजर आती है। हर तरफ चारों ओर हरियाली दिखाई देती है। और यहाँ पर कवि की जो है अब ये जो था ये बाहर की सुंदरता के बारे में बताया गया है। तो अब जो है भीतर की सुंदरता वो दिखा रहे हैं, भीतर क्या है। तो उन्होंने कहा कि भीतर जो है मातृभूमि के अंदर जो है खनिजों का व्यापक धन है, ठीक है। वो कहते हैं कि बाहर तो फल फूल है, वन उपवन से जो है पूरी प्रकृति सुंदर दिखाई देती है, पर भीतर जो है वो जो है खनिजों का व्यापक धन छिपा हुआ है। तो व्यापक धन से तात्पर्य है सोना, चांदी, तांबा, हीरा, इस्पात और पेट्रोल आदि हम कह सकते हैं कि ये जो है धरती माँ के अंदर, मातृभूमि के अंदर ये सब वस्तुएं छुपी हुई है, जो वो अपने दोनों हाथों से बांट रही है। मुक्त हाथों से, अर्थात दोनों हाथों से वो जो है सभी को बांट रही है। यहाँ पर वो कहते हैं कि इस मातृभूमि की
दृष्टि में कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई गोरा काला नहीं है, जाति का कोई ऐसा भेदभाव नहीं है क्योंकि इसे ना दे उसे ना दे ऐसा। तो ये सभी को समान दृष्टि से देखती है और सभी को वो दोनों हाथों से लुटा रही है ये संचित संपत्ति। ठीक है, यहाँ पे उनका तात्पर्य कवि का ये है। तो यहाँ पे सब जो भी धन है जो मातृभूमि के अंदर छिपा हुआ है वो कोई भी व्यक्ति ले जा सकता है, किसी को भी अगर कोई भेदभाव नहीं किया है मातृभूमि में। तो यहाँ पे दूसरी पंक्ति का अर्थ ये दिया गया है। अच्छा, अब जो है तीसरी पंक्ति का अर्थ जो है मैं अब तीसरी पंक्ति पढ़ूंगी। एक हाथ में न्याय पताका, ज्ञान दीप दूसरे हाथ में, जग का रूप बदल दे हे माँ, कोटि कोटि हम आज साथ में, गूंज उठे जय हिंद नाद में, सकल नगर और ग्राम, मातृभू सच बार प्रणाम। अब यहाँ पे एक हाथ में नया पताका। अब मैं कठिन शब्द के अर्थ बताती चलूं। पताका का अर्थ है झंडा। ठीक है, पताका का अर्थ क्या है? झंडा। और कोटि कोटि का अर्थ है 100 बार। गूंज का अर्थ है प्रतिध्वनि। तो ग्राम का अर्थ है गांव। ठीक है, तो यहाँ पे कवि कहते हैं मातृभूमि के एक हाथ में न्याय का झंडा है, अर्थात वो किसी पर अन्याय होने नहीं देगी, किसी पर अत्याचार होने नहीं देगी, वो सभी को समान रूप से न्याय देगी। यहाँ पर न्याय दिलाएगी, सभी को जो है समान रूप से न्याय दिलाएगी, किसी पर अन्याय होने नहीं देगी वो। तो यहाँ पर एक हाथ में न्याय का झंडा का तात्पर्य ये लिखा है। और दूसरा जो है दूसरे हाथ में ज्ञान दीप। तो ज्ञान दीप अर्थात ज्ञान दीप के द्वारा जो है चारों ओर प्रकाश फैलाएगी, सब तरफ ज्योति का प्रकाश है, ज्ञान की ज्योति का प्रकाश सब तरफ फैलाएगी और सभी को जो है सही रास्ता दिखाएगी। किसको दिखाएगी? वो ज्ञान के दीप से, ज्ञान की ज्योति से, ज्ञान के प्रकाश से वो सभी को सही रास्ता दिखाएगी या दिखा रही है। ठीक है, वो यहाँ पर ये दिखा रही है कि बच्चों के मन में एकता और सहयोग जो है, सहयोग की भावना यहाँ पर उजागर कर रही है। ठीक है, हमारे देश में जो है कई धर्म हैं, कई भाषाएं हैं, कई प्रांत में विभिन्न लोग रहते हैं। तो हम भारतीयवासी हैं, भारत के वासी होने के कारण हमारे में एक ही भाव है और वो जो है एकता का भाव। तो यहाँ पर कवि ने यही कहा है कि हम सब मिलकर, हम कई भाषा कई धर्म के लोग, हम सब एकत्र होकर नगर गांव और सड़क पर उतर कर ये नारा लगाएं। कौन सा नारा लगाएं? जय हिंद का नारा लगाएं। तो यहाँ पर कवि यही कह रहे हैं कि हम जो है आगे बढ़ते हुए नगर गांव शहर आदि में हम सब मिलकर ये नारा लगाते हुए हम इस देश का रूप बदल दें। तो यहाँ पर उन्होंने यही कहा है कि सब मिलकर जो है इस देश का रूप को बदलना चाहते हैं हम। तो इसीलिए हमें एक होना है, हम सब मिलकर एक होकर सड़क गांव और नगर में आकर जो है ये नारे को बोलते हुए या फिर कहते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। इस पर जो है हमारी एकता दिखाई देती है, सभी को हम कितने मिलजुल कर है ये सब दिखाई देता है, जिससे हमें हमारे देश पर अभिमान होना चाहिए। और चाहे हम सब मिल कर रहे तो हमारे देश को चाहे हम बदल सकते हैं, देश का रूप बदल सकते हैं। तो यहाँ पर कवि ने इतना ही कहा है।
के सब मिलकर हम ये जय हिंद का जो नारा है वो लगाते हुए सड़क गांव में चलेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ये था मेरे कविता का जो भावार्थ था। तो इसके बाद जो है मैं दूसरे जो वीडियो में है मैं प्रश्न उत्तर आपको कहूँगी, इसके बाद में जो है PDF में मैं लिखकर भेजूंगी। ठीक है, नमस्ते।